हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं श्वेता मैम आपकी फिर से लेके आ गई हूँ एक नया वीडियो, जो कि क्लास 9th को हम लोग कर रहे थे, जिनमें से हम लोगों ने चैप्टर 1 को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है 2 लेक्चर्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई। क्लास 9th का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है वो है द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भी। इस चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका, क्योंकि जीवन की मौलिक इकाई किसको कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। काफ़ी सारे बच्चे क्लास 8th में भी पढ़ के आए हैं कोशिकाओं के बारे में, क्योंकि कोशिका क्लास 8 में भी पढ़ना था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित यानी सेल्फ मेड सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और जिस कोशिका की इन्होंने खोज की थी वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। यानी इन्होंने जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी, क्योंकि इन्होंने पेड़ के छाल से, वृक्ष के छाल से कोशिका को प्राप्त किया था। इसीलिए पेड़ का जो बार्क होता है, छाल होता है, उससे जो इस कोशिका की इन्होंने खोज की थी वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। बोल रहे हैं कि इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो, उनकी संरचना कैसी थी, मधुमक्खी की छत्ते की जैसे उसकी संरचना प्राप्त हुई थी उन्हें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्याज की झिल्ली की कोशिका कैसी नज़र आती है सूक्ष्मदर्शी के अंदर। उसके बारे में एक फिगर आपके बुक में दी हुई है। जब आप प्याज का स्लाइड बनाएंगे तो आपको ये पूरी तरह से इस प्रकार से नज़र आएगा। और ये जो आवरण है, बाहरी आवरण जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है, जिसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये केंद्रक है, ये कोशिकाएं हैं। इस चैप्टर में मुख्यतः हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोशिका की खोज कब हुई, किसने की, कोशिका का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, कोशिका अंगकों के बारे में, ठीक है, कोशिका में कौन कौन से मुख्य अंगक पाए जाते हैं उनके बारे में। चलिए सारा चीज़ हम लोग हैंड रिटन नोट से डिस्कस करते हैं। कोशिका, सबसे पहला जो सवाल है वो है कोशिका। कोशिका है क्या, ये हम लोगों को जानना है। चलिए, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचना भी प्रदान करने का काम कौन करती है, कोशिका। और हमारे शरीर की जितनी भी कार्य है वो भी कौन करने की काम करती है, कोशिका। अब हम लोग एक चीज़ जानेंगे कि मैम कोशिका कैसे। तो कोशिका जो है, एक कोशिका भी जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण जीव हो सकती है, यानी एक संपूर्ण जीव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप मांगिएगा तो मैम अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो क्या है, अपने आप में एक संपूर्ण जीव है। बोल रहा है कोशिका का आकार व आकृति संगठन का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है बच्चे। यानी कोशिका की जो शेप एंड साइज जो हम लोग पढ़ेंगे उसकी स्टडी क्या है कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। साइटोप्लाज्म से आया है। कोशिका की खोज अभी मैंने डिस्कस किया, रॉबर्ट हुक ने किया था सबसे पहले 1665 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी, और कहाँ से की थी, पेड़ के छाल से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी, एंटोन लुविनहॉक ने, ठीक है। कौन से ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, यानी 1674 में सबसे पहले इन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के माध्यम से तालाब के जल में क्या किया था, स्वतंत्र रूप से तालाब के जल को लाया था और उसमें से क्या किया था, जीवित कोशिका का पता लगाया था। बोल रहा है कोशिका का निर्माण, कोशिका आखिर बना किन किन चीज़ों से है। तो कोशिका प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक,
इसके अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन्स आदि इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या हुआ है, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो बनी हुई है। आप लोग नोट्स को लिखते जाएंगे, जहां आपकी इच्छा होगी आप नोट्स को लिखते चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो आपका है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं जैक बोर्ड में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था और कब किया था? कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक स्लीडन और स्वान हैं। ठीक है, स्लीडन और स्वान हैं। और कौन से ईस्वी में इन्होंने किया था? तो एम स्लीडन ने 1838 में और टी स्वान ने 1839 में कोशिका की सिद्धांत के विषय में बताया था। बोल रहा है जे.ई. पुरकेंजे नाम के एक जो वैज्ञानिक हुए 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को कोशिका द्रव नाम दिया था। ये बहुत वीवीआई है बच्चे, इसीलिए वीवीआई है क्योंकि इससे कई सारे वैज्ञानिकों के बारे में यहाँ दिया हुआ है और इसको ज़रूर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है सबसे पहले, फिर उसके बाद वह बोल रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन जो एक साइंटिस्ट हुए 1931 में, इन्होंने केंद्रक का पता लगाया। तो कई बार इनसे सबसे अधिक सवाल इस चैप्टर से बनाए जाते हैं, क्योंकि पहले तो इन वैज्ञानिकों के नाम, कौन से ईस्वी में और किन किन चीज़ों की इन्होंने खोज की कोशिका के विषय में, उनके बारे में इनमें कंप्लीट एक दिया हुआ है आपको। बोल रहा है 1855 ईस्वी में, ठीक है, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया? तो विचरो ने। विचरो नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1940 ईस्वी में 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो गया। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई बच्चे 1940 ईस्वी में, तो कोशिका के बहुत सारी अन्य संरचनाओं के बारे में भी पता लगाया गया, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर से अपने नोट्स पे। कोशिका के सिद्धांत देने वाले जो लोग हैं उन लोगों के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन है। बोल रहा है जीव के प्रकार। अगर कोई भी चीज़ जो जीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बने तो उनका क्या प्रकार होगा? कोशिका के आधार पर, यानी कितनी उनमें कोशिका है इसके आधार पे कोशिकीय जीव को दो हिस्से में बांटा गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय, देखिए बच्चे ये नाम से ही पता चल रहा है एक कोशिका। अगर आप इसको विभाजित करते हैं और अलग अलग खंडों में बांटकर पढ़ते हैं, एक कोशिका जीव यानी एक कोशिकाओं से बने हुए जीव। वैसे जीव वे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं एवं स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, संपूर्ण जीव कहलाते हैं। एक ही कोशिका वाले जीव जब होंगे जो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से क्या कहलाएंगे, एक संपूर्ण जीव कहलाएंगे, तो वैसे जीव को एक कोशिकीय जीव कहेंगे। कई बार एग्जाम्पल में पूछा जाता है एग्जाम में कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? ABC करके आपको नाम दिया है, तो अगर ऑप्शन में अमीबा है, पैरामीशियम है, तो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण ये सब होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जीव। वैसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक भी बोलते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, एक संपूर्ण कार्य करती हैं एक समूह में, तो उसको हम लोग उत्तक कहते हैं। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। बोल रहा है एग्जाम्पल के लिए फंजाई। फंजाई का हिंदी कवक होता है। पादप, मनुष्य और अन्य जितने भी लगभग जंतु हैं वो बहुकोशिकीय जीव में ही आते हैं। कोशिका के प्रकार प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ये जो है न्यूक्लियस में पाए जाने वाले झिल्ली यानी केंद्रक झिल्ली के आधार पर, केंद्रक में झिल्ली जो है वो उपस्थित और अनुपस्थित जो होंगी झिल्लियों के आधार पर
ठीक है। उनके उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो हिस्से में बांटा गया है कोशिकाओं को, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। कोशिका का केंद्रकीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका नहीं होता है, यानी इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, कोशिकीय झिल्ली होगा, वो नहीं पाया, केंद्रकीय झिल्ली जो होगा वो नहीं पाया जाएगा। बोल रहा है इनमें केंद्रक भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी अगर केंद्रक नहीं होता है तो फिर उसकी जगह पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है। बोल रहा है झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं। इनमें जितने भी अंगक होंगे उनमें क्या होगा? झिल्ली नहीं होगा। कोशिका के अंगक के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जितने भी होते हैं कोशिका के अंगक, उनमें क्या होती है? झिल्लियाँ नहीं पाई जाती हैं, यानी बाहरी एक मेम्ब्रेन से क्या होता है? वो ढका नहीं होता है। बोल रहा है इसका एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु, वायरसेस। वायरसेस में क्या होती है? झिल्लियाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। अब आते हैं यूकैरियोट्स में। मनुष्य, मानव और जितनी भी चीज़ें हैं, लगभग सारी चीज़ें लगभग यूकैरियोट्स में आती हैं। बोल रहा है इनका यूकैरियोट्स का क्या होता है? कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। कोशिकीय भाग में न्यूक्लियर झिल्ली पाई जाती है। न्यूक्लियर आया है शब्द न्यूक्लियस से बच्चे, और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है। तो न्यूक्लियर झिल्ली यानी केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। केंद्रक इसमें उपस्थित होता है, यानी न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं झिल्ली द्वारा घिरे अंगक किसमें उपस्थित होते हैं, यानी जितने अंगक होते हैं वो क्या होते हैं? झिल्लियों से घिरे होते हैं। बोल रहा है ये कुछ एक कोशिकीय जीव में भी पाया जाता है और अधिकांश ये बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है। बोल रहा है कोशिका का आकार, कोशिका का आकार कितना बड़ा होगा और किस कोशिका की आकार कैसी होगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बोल रहा है कोशिकाओं का विभिन्न आकार व आकृति होता है। सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार होती हैं। सामान्यतः जो कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है, लेकिन वो लंबे भी होते हैं, स्तंभाकार भी होते हैं, डिस्क इन शेप भी होते हैं, डिस्क आकार के भी होते हैं। कोशिका का आकार उनके क्या होता है? कार्य पे निर्भर करता है, उनके वर्क पे निर्भर करता है कि कोशिका जो है वो कैसी होगी। लेकिन सामान्यतः कोशिकाएं जो कैसी होती है वो अंडाकार होती है, यानी स्फेरिकल होता है इस तरह से। चलिए देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका, इनसे भी कई बार सवाल पूछा जाता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, ऑस्ट्रिच का एग, वो 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 15 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। सबसे बड़ा अंडा जो है या सबसे बड़ा कोशिका जो है वो कौन होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा होगा, ऑस्ट्रिच एग होगा। सबसे छोटी कोशिका, ये भी कई बार एग्जाम में सवाल में पूछा गया है कि सबसे छोटी कोशिका कौन कौन सी होगी। ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका जो होगी बच्चे वो माइकोप्लाज्मा होगी, जिसको PPLO भी कई बार लिखा रहता है। माइकोप्लाज्मा कई बार भटकाने के लिए बच्चों को एग्जाम में PPLO भी देता है। PPLO का फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। कई बार पूछा जाता है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका होगी। ये कई बार आप लोग जीके में पढ़े होंगे, 1 मीटर होता है। ठीक है। ये मनुष्यों की जो तंत्रिका कोशिका है वो होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं NCERT पे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा बच्चे वो क्या होगा कि कोशिका किन किन चीज़ों से बनी है। कोशिका किन से बनी होती है? देखिए यहाँ 2 प्रश्न दिया हुआ है। कोशिका की खोज किसने और कैसे की? कोशिका को जीवन का संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? खोज के बारे में मैंने बता दिया है, नोट से भी आप लोग देख लेंगे। जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इसीलिए कहा जाता है कि कोशिका जो है एक अपने आप में एक कोशिका भी क्या है? शारीरिक संरचना भी बनाती है और सारा क्रियाकलाप भी कोशिका द्वारा ही संपन्न किया जाता है। इसीलिए कोशिका को जीवन का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब आता है बात कि कोशिका बनी किन किन चीज़ों से है। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं।
विशिष्ट घटक जो होते हैं उन जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। देखिए कोशिकांग जो शब्द है वो कोशिका प्लस अंग से बना हुआ है, यानी कोशिकाओं के अंग को ही कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होते हैं? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगी। जितनी भी तरह की कोशिकाएं होंगी बच्चे, उनमें ये 3 गुण जरूर दिखाई देगा। कौन कौन सा? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं और कोशिका द्रव को बोलते हैं, कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसके बाह्य परिवर्तन में पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हो पाता है। किन किन गुणों के कारण? ये 3 जो मुख्य कोशिकांग जो हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग को जानना है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ये कोशिका की क्या होती है? सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका के घटक को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। मान लीजिए कि ये एक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, इनमें बहुत सारी, ये इसका साइटोप्लाज्म है। बोल रहा है कि ये बाहरी जो आवरण होगा इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है, या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोलेंगे। ये सबसे बाहरी झिल्ली, कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोलेंगे। बोल रहे प्लाज्मा झिल्ली कुछ ही पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देता है, यानी ये क्या है? सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर या अथवा बाहर जाने देता है, किसी भी चीज़ को अंदर अथवा बाहर जाने नहीं देता है। जो इसके लिए आवश्यक है वैसे ही वस्तुओं को क्या करता है? यह आदान प्रदान करता है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकता है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कई बार परीक्षा में एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है कि वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली किसको कहा जाता है? तो जवाब होगा प्लाज्मा झिल्ली को या कोशिका झिल्ली को। क्यों प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली का इंग्लिश है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसका नाम रखा गया है? क्योंकि ये सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर बाहर जाने देता है, कुछ ही पदार्थ को ये अंदर अथवा बाहर आने जाने देता है, इसीलिए इसको वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। विसरण प्रक्रिया क्या होता है बच्चे? इसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। विसरण क्या होता है? जब कोई भी वस्तु हायर कंसंट्रेशन से यानी उच्च सांद्रता से किधर जाएगा? निम्न की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? निम्न की तरफ जाएगा। निम्न की तरफ जब जाएगा यानी हाई से लो की तरफ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? विसरण प्रक्रिया। विसरण वैसी प्रक्रिया है जब कोई वस्तु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है तो उसे विसरण कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है विसरण की प्रक्रिया के विषय में हम पढ़ चुके हैं। ये केमिस्ट्री में विसरण पढ़ना है चैप्टर 3 में। हमने देखा है कि पदार्थ की गति कहाँ से होती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यहाँ से हम लोग कल डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम लोगों को परासरण पढ़ना है, ठीक है, और हम लोग आगे इसके साथ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स के साथ आएंगे। आज का टॉपिक, आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। कल हम लोग कोशिका भित्ति से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।